ठीक है, आप पढ़ेंगे थोड़ा, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। हेडिंग डालिए वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, जो कल भी शायद डलवा के मैंने आपको काटा था। क्या साउंड है? थोड़ा लेट आया। अच्छा, आपने लाइव में थोड़ा सा लैग करेगा। नहीं है, साउंड नहीं है क्या? अब क्या चाहिए? चलिए कोई नहीं, आ जाएगी। हाँ उसको किए हैं, उसको किए हैं। आ रहा है अब? चलो ठीक है। फिर डालिए वोल्केनिक लैंड फॉर्म, बहुत जरूरी है, एक बार डाल लीजिए फिर आगे करते हैं। आज थोड़ा ही सा पार्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। फुल जो भी जिसका भी फोन बजे, मतलब फुल साउंड है क्या? मतलब जो आवाज आ रहा है वो फुल साउंड पे आवाज आ रहा है, उतना इतना तो नहीं आना चाहिए यार फुल, मतलब मेरा तो खुद उतना आवाज है माइक की तरफ, ज्यादा आना चाहिए। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या है, चेक करके देखिए। तो आप अपने फोन से तो चेक करिए, मतलब कंफर्म तो करो, नहीं तो ऐसा हो कि पूरा पढ़ा दें और बाद में मैसेज आएगी सर आवाज नहीं आ रहा था। पहले चेक कर लेते हैं अपन, उसके बाद फिर शुरू करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। अब मुझे मैसेज भी करते हैं, मैसेज भी बच्चे किए तो लास्ट में किए, जब पूरा क्लास खत्म हो गया ना तब कह रहे सर आवाज नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, तब तो मोबाइल का प्रॉब्लम है। नहीं चलिए ठीक है, मतलब सही है, चलिए तब ठीक है। डालिए हेडिंग डालिए वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, और जीवन का आनंद लेते हैं वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स का। अच्छा आवाज आ रहा है, ठीक है ना? हाँ ऋषु कुमार, गुड मॉर्निंग सर। एक लड़का पता नहीं कौन सा बार बार बोल रहा है सर मेरा नाम प्लीज टेक माय नेम, प्लीज टेक माय नेम। जैसी नाम लिए कर थैंक यू सो मच सर। बाद में वो नंबर लेके कॉल किया वो बाद में। वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है ना? दे देगा तो ठीक होगा। ठंडा के कारण उसको ब्लर हो गया, ये भी लॉजिक ठीक है वैसे, थोड़ा टाइम लेता है वो क्लियर होने में। यहाँ से तो पूरा क्लियर दिखाता है वो, बाद में जाने अब यार है उधर आ गया ना? नया थोड़ा माइक वाला आ रहा है, छोटा था ब्लूटूथ वाला। अच्छा हाँ ब्लूटूथ वाला माइक जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे उसके ठीक ठाक लगते हैं। वो भी हो जाएगा। पूछे थे 4000 मात्र पीछे से कौन बोला है मात्र? अच्छा वो बोल रहा है। चलिए लिखिए वोल्केनिक लैंड फॉर्म, और दो टाइप का लिखिएगा, एक लिखिएगा एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब होता है बाहरी, और एक होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और दूसरा क्या है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मीनिंग होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का मीनिंग, और उसके बाद है इंट्रूसिव इंटरनल। इसको पहले बस थोड़ा सा इसका करेंगे, डिटेलिंग तो अभी करेंगे, लेकिन इस पहले समझा देते हैं इसको। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो लैंडफॉर्म्स का क्या मीनिंग है? लैंडफॉर्म्स का सिंपल एक मीनिंग है कि सर क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है क्या चीज। लैंडफॉर्म्स का एक ही मीनिंग है, मतलब मैंने बोला ना कि जैसे आपको दिखता है कोई भी चीज, मान लीजिए पर्वत दिख रहा है तो एक लैंडफॉर्म है, एक पर्टिकुलर उसका शेप है। उसी तरीके से सर यहाँ मैं बोला हूँ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वोल्केनो से बना हुआ कौन कौन सा लैंडफॉर्म हो सकता है। तो देखो दो तरीके है, वोल्केनो कहाँ निकलेगा, मैग्मा ही निकलेगा। पहले एक बार थोड़ा सा ठीक ठाक हो ना, मतलब अभी तो भूख नहीं लगा होगा, लगा होगा तो भाई खा लेना। पहले अब तो थोड़ा जोर से बोलना, आज कम नहीं बोलना, ठीक है? जोर से बोलते यस और नो, आप शुरू करो।
तो सर वोल्केनिक में मान लो कि मैग्मा अगर नीचे फ्लो कर रहा है, मैग्मा ऊपर अगर आ गया तो लावा हो गया, और लावा के कारण फिर कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो जो उसके कारण स्ट्रक्चर बनेंगे उसको बोलेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। यानी कि वोल्केनो के कारण जो भी चीज, जो भी शेप, जो भी चित्र, जो भी चीज बनेंगी उसको क्या बोलेंगे? वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। पहले यहाँ तो क्लियर है। दूसरी बात मैंने बोला, एक बोला एक्सट्रूसिव और दूसरा बोला इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का सिंपल मीनिंग है कि जो चीज ऊपर आके दिख रहा है आपको, जैसे मान लीजिए पर्वत बन गया तो ऊपर दिख रहा है। अच्छा, क्या सारे के सारे मैग्मा ऊपर आ जाएंगे? क्या कुछ ना कुछ तो नीचे भी रहेगा, और जब नीचे रहेगा तो रास्ते को तो ब्लॉक भी करेगा, और ब्लॉक करेगा तो उसके कारण कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो जब कोई स्ट्रक्चर, जब कोई लैंडफॉर्म्स आपको दिख जाए तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जब कोई चीज जो नीचे ही रह जाए, जो ना दिखे, और कब दिखेगा बताना? जब लेयर हट जाएगा तब। जैसे मैंने आपको आइलैंड के लिए क्या बोला, कुछ नीचे ही रह गया पानी के, अब क्या हुआ, या तो पानी का लेवल कम हो गया या फिर अचानक से आया तो फिर दिखने लगा। तो जब कोई चीज लावा जो है, बहुत लावा नीचे रह गया और उसके नीचे रहने के कारण कुछ अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन जाए, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। मतलब ये पाथ था, यहां से लावा बहुत सारे निकल गए, सुना ध्यान से, इस लावा के, क्या सुन रहे हो ना सब? इस लावा के कारण बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बन गए। तो ये तो हमें दिख रहा है, जो दिख रहा है वो क्या होगा, इंटरनल की एक्सटर्नल? ओ भैया, तो जो दिख रहा है आपको एक्सटर्नल है, आप देख पा रहे हो कि ये पर्वत है, ठीक ही रहना, मतलब सस्ता वाला नहीं ले लियो ना ये तो सस्ता वाला लेने के बाद होगा सस्ता वाला समझ गया, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो दिख जाए वो क्या है, एक्सटर्नल। और जो अब बहुत सारे क्या नीचे ही रह गया भाई, इसमें इतना इंटेंसिटी था नहीं कि ऊपर आ जाए, तो इसके कारण कुछ अलग अलग शेप बन गया, कुछ ऐसे ही बन गया रहने के कारण लावा, कुछ ऐसे बन गया स्ट्रक्चर, कुछ यूं बन गया। मतलब कि पाइप है, उस पाइप से आजकल जैसे पंपिंग सेट है, पानी पटा रहे हैं आप, सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, तो पानी पटा रहे हैं तो उस पाइप से पूरा का पूरा पानी निकल गया मान लीजिए, और उस पूरे पानी जब बाहर निकला तो पानी को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? देख रहे हो, तो देख लिए तो सर क्या होगा, एक्सटर्नल। और कुछ पानी रह भी जाता है जो लास्ट में लपेटने समय निकलता है, बुझा रहा है, तो सब लोग लगता है इसमें है तो नहीं, जैसे निकल रहा है तो फिर इधर इधर लगेगा, फिर इधर लगेगा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग, उस पाइप के अंदर जो वोल्केनो, जो लावा, जो मैग्मा अंदर रह गया, उसके कारण कुछ स्ट्रक्चर बने गए, क्योंकि सर भी तो उसमें भी कंकर पत्थर है, उसमें भी डस्ट है, तो कुछ ना कुछ रास्ता ब्लॉक करके कोई ना कोई स्ट्रक्चर आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा तो बनाएगा ही बनाएगा। वो जो होगा उसको इंट्रूसिव बोलेंगे, और जो हमको बाहर दिख रहा है वो एक्सट्रूसिव बोलेंगे। पहले यहाँ बेसिक क्लियर है, ये अभी बार बार अभी और आगे आएगा, बस सिंपल समझना है। जो खुली आंखों से दिखे वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, जो नहीं दिख पा रहा है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो सर आप बोलोगे एक बात, सर जब दिख नहीं रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, जैसे आगे बताएंगे आपको, डाइक नाम है, मान लीजिए फेकोलिथ है, बैठोलिथ है, इसको बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ याद रखवाने के लिए बोल रहा हूं, बैठा हुआ है सबसे नीचे। तो ये सब स्ट्रक्चर का नाम है, लैंडफॉर्म्स का नाम है, जो अंदर ही रह गया है, ऊपर नहीं आया है। तो हमें दिख कैसे जाता है, हमें तभी दिखता है जब ऊपर का लेयर हटेगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि अच्छा नीचे भी ऐसा शेप बना हुआ है। जब तक ऊपर का लेयर नहीं हटेगा तब तक हमको पता नहीं है। तो हम या तो दो स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने बोला अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखना है कि सर जो लैंडफॉर्म्स आपको दिख जाए वो आपका हो गया क्या, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। जो लैंडफॉर्म आपको नहीं दिखे उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव लैंडफॉर्म। पहले यहां तक क्लियर है। अब इसको ना लिखने के बाद अपने लैंग्वेज में एक बार क्विक लिख लीजिए जो बोल रहा हूं खटाखट, नहीं तो बाद में फिर कहने के बाद लिखवा तो दिए हैं। तो एक्सक्लूसिव ऐसे कर लेना और इंट्रूसिव लिख लेना। जो लैंडफॉर्म्स लैंडफॉर्म्स पहले समझ रहे हैं आप, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा शेप, एक तरीके से शेप। जो लैंडफॉर्म्स दिख रहा है हमें खुली आंखों से बाहर, जैसे पर्वत भी कैसे बना होगा, वोल्केनो से ही बना होगा। अभी बताएंगे कैसे, मजा आएगा। आज का क्लास सबसे इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक आवाज क्लियर जा रही होगी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। भोजपुरी का पहला रैप पता है ना, यही वाला है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, आप लोग को जो बीपीएससी वाला बात मैंने बोला था, तो बीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। आप लोगों को तो खैर उतना भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी चेंज हुआ है, बस इतना वही ध्यान रखना है। और चेंज होने का एक ही मतलब है कि पूरा का पूरा पैटर्न जो था पहले लोग सोचते थे वो आईएएस पे पूरा बैठा दिया है। तो क्या किया है पता है आपको,
बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पहले दिया हूँ बस हिंट दे देता हूँ, देख लो। देखो एक पेपर हो जाएगा जैसे मान लो जीएस पेपर 1 300 नंबर का, इसमें जैसे मान लो पॉलिटी पूछ लिया, हिस्ट्री पूछ लिया मान लो, एक हो गया। दूसरा जीएस पेपर 2, मान लो इसमें आईआर पूछ लिया आपके, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी और सारा कुछ जो जो बच गया जीएस का सब्जेक्ट, इकोनॉमी वगैरह वो सब, ये भी 300 नंबर का। और अब पहले होता था ऑप्शनल पेपर, और ऑप्शनल पेपर होता था 300 नंबर का। टोटल कितना हुआ बताना जरा? 900। तो 900 नंबर में आपको पूरा का पूरा जज होता था। फिर इंटरव्यू का मार्क्स अभी अलग छाट के रहे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। पहले सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो जीएस पेपर 1 ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ किसके लिए, बीपीएससी के लिए। यूपीएससी के पूरा पैटर्न पे बीपीएससी कर दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। और इसलिए मैं शुरुआत से एक ही बात बोल रहा हूँ कि बीपीएससी वही निकाल पाएगा जो यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो 300 नंबर जीएस का 1 हो गया, इसमें आप पॉलिटी है, जीएस 2 ठीक है। अब ऑप्शनल पहले 300 नंबर का होता था, उसको हटा दिया है और ऑप्शनल सिर्फ कर दिया है क्वालिफाई नंबर, और ऑप्शनल मार्क्स जो हो गया 100 नंबर का। और ऑप्शनल का नंबर आपके मेरिट लिस्ट बनने के लिए नहीं जुड़ेगा। ऑप्शनल में सिर्फ आपको 100 में से 40 नंबर लाके पास करना है बस। और इस ऑप्शनल की जगह पे कर दिया निबंध ऐसे 300 नंबर का। और जैसे ही निबंध और ऐसे कर दिया, इसका मीनिंग आ गया कि एथिक्स का पूरा बहुत ज्यादा रोल पड़ गया, पूरा का पूरा इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि निबंध जब बोलते हैं ना, तो निबंध का कोई टॉपिक नहीं होता है, निबंध बड़ा ब्रॉड टर्म्स होता है। तो घुमा फिरा के इसने क्या किया, पूरा का पूरा उठा के यूपीएससी के पैटर्न पे कर दिया। क्योंकि यूपीएससी में भी निबंध का पेपर होता है और 250 नंबर का होता है, 3 घंटे। इसने 300 नंबर का कर लिया है मजेदार तरीके से, पूरा का पूरा ना चाहते चाहते हुए सीधा। आप जो ना इधर देखो, पहले क्या करता था सब, ऑप्शन रट लेता था 300 नंबर का, कुछ उधर घुमा फिरा लेता था। अब सर जो डेप्थ में पढ़ाई नहीं करेगा उसका निकलने के चांस ही नहीं। और पहले एथिक्स उथिक्स कोई जानता भी नहीं था, सब कहता था क्या हो जाएगा ऐसे ही, क्या जरूरी है। अब अगर आप एथिक्स नहीं पढ़े, जो अब्दुल कलाम कोट्स कोटेशंस बहुत लोगों के बारे में नहीं पता है, फिलोसफर्स के बारे में, आप निबंध में मारे जाएंगे। तो एकदम ओपन टॉपिक हो गया है। ओपन का सिंपल मीनिंग है आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। और दूसरा, प्रीलिम्स में आपको ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, तो सीधा जाता था सब जय माता दी ए, जय हनुमान जी बी मार के चला जाता था। अच्छा ऐसा कभी कभी भाई लग जाता था कभी कभी, अच्छा ऐसा कर लगा कि सबको भाई निकल कैसे गया इसका, तो प्रीलिम्स भर चलता था उसका। तो अब वो भी कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। कहने का लॉजिक है डेप्थ में पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी सारे पेपर जमा लो, जीएस पेपर है तो 250 नहीं होता है। तो यूपीएससी में सेम हुआ सेम, जैसे 5 पेपर्स उसमें ऑलरेडी होते हैं अलग अलग जीएस पेपर के। उसमें ऐसे होता है, उसका भी नंबर जुड़ता है 250 नंबर। एथिक्स पूरा का पूरा 250 नंबर का अलग होता है, 2 पेपर। फिर उसके बाद ये पेपर आ गए जीएस पेपर 1, 2, 3, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारा का सारा गवर्नेंस वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाएगा। सुन रहे हो? तो सर अब वो वाला कांड नहीं है, तो ऑप्शनल भी आपको लाना है। और दूसरा, बीपीएससी के पेपर में ऑलरेडी 100 नंबर का हिंदी होता है, जिसमें आपको पास करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी माध्यम के हो। हिंदी में आपको पेपर देना ही पड़ेगा, वहां आप इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे फारसी में हो, आपको हिंदी का 100 नंबर में 30 नंबर क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में सीसेट है ना, तो सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए 33% नंबर चाहिए। यहाँ पे हिंदी का जब तक जिसका क्वालिफाई नहीं होगा, उसका मेंस का कोई कॉपी नहीं चेक होता है। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो चेक करके फायदा ही क्या है? तो अपने एनर्जी कोई क्यों बर्बाद करेगा? इसीलिए पहले मेंस का कॉपी चेक होता है किसका? हिंदी का। जैसे 100 में अगर 30 आया तब क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो भैया समझ पा रहे। तो जो इंग्लिश माध्यम में चिल्लाते नहीं था, सीबीएसई वाला नहीं चिल्लाते रहता, मतलब सब, मैं भी सीबीएसई सब चिल्लाते रहते, हिंदी इज वेरी टफ, आई डोंट नो हिंदी। अच्छा सबसे ज्यादा उसको नंबर किस में है? हिंदी में है। आप सब बाकी सब में बेकार है। आप समझ लो, इंटरेस्टिंग है ये भी, मतलब एक बच्चे वाला बिहेवियर होता है, थोड़ा शो ऑफ तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चल ही लेता है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि 100 नंबर क्वालिफाई कर लीजिएगा। तब सेम यूपीएस में भी आपको हिंदी एक पेपर लेना ही पड़ेगा, वहां भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? कोई टफ काम है क्या? नहीं। अब इधर देखो क्या किया है, निबंध की वजह से ऑप्शनल पेपर का इंपॉर्टेंस यूपीएससी में तो रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। बहुत तो हल्ला उल्ला करेंगे, बस क्या करेगा, चौथा पेपर डाल देगा ऑप्शनल, ये भी कहेगा लीजिए 300 नंबर का। और सेम यही पैटर्न यूपीएससी में चलता है। तो घुमा फिरा के वहीं पे पहुंचा दिया है। तो अब जो चिल्लाते रहता है ना, सर बीपीएससी का, सर बीपीएससी का, कुछ नहीं होना है उसका। यूपीएससी का कर लोगे, बीपीएससी निकल जाएगा, तो नहीं देगा, सीधा बात है। दूसरी बात, निबंध के पेपर डालने के बाद एक और चीज का बहुत महत्व बढ़ा दिया है। ऑप्शनल पेपर 100 में 40 लाना है, तो कोई ऑप्शनल पेपर वैसा लो जिसका सिलेबस छोटा हो, ताकि क्वालिफाई तो करना है। अब 6 महीने में आप ले लिए हिस्ट्री, पढ़े जा रहे हैं,
पॉलिटी, IR लेके पढ़े जा रहे हैं, क्या होगा, क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा भी नहीं। तो आपको अब हिंदी का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया, क्योंकि सिलेबस क्या है, छोटा, ऊपर से सिलेबस के बाद स्टैटिक है, हर साल अपडेट करना नहीं पड़ेगा, और अब तो ऑप्शनल क्वालिफाई हर साल करना पड़ेगा ना आपको। कुछ बुझा रहा है तो बदलते रहिए ऑप्शनल। तो कहने का लॉजिक है, एक बार एक ऑप्शनल तैयार कर लिए, स्टैटिक है, चेंज होने वाला है नहीं, प्रेमचंद कह गए तो कह गए, गए तो गए, अब दोबारा थोड़ी ना आने वाले हैं। सिंपल बात है, कह के गए, अब आपको क्या याद रख लेना है, जो कहे थे वो याद रख लीजिए। अब कहा तो कबीरा सुनो भाई साध हो, अगर और दुआ एक बार है हो गया, आपको उसको याद रख लेना, एक बार मीनिंग समझ लेना है, बात खत्म है। तो सर 100 में 40 नंबर, नहीं नहीं जी, नहीं जी, हम पूरा पढ़ेंगे, पढ़िए 40 नंबर क्वालिफाई करिए, कुछ होने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बोला बार बार प्रायोरिटी क्लियर रखिए कि हम IAS बनने आए हैं, नॉलेज ले लेंगे जी बाद में। पहले तो जो जितना जरूरी है जी IAS के लिए उतना काम पहले कर लेते हैं, बाकी नॉलेज जीवन भर के लिए है, छूटा थोड़ी हो, कभी छूटने वाले, पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, कोई दिक्कत बुराई थोड़ी है उसमें, लेकिन पहले IAS बनिए। कुछ समझ आ रहा है? तो कहने का मीनिंग है कि बीपीएससी के लिए बात मैंने बताया, लेकिन हम ऑलरेडी आपको शुरुआत से बोले हैं कि सर सारा फोकस हमें यूपीएससी पे ही रखना है, और वहां पे आपको यूपीएससी का फोकस रखिएगा तभी होगा। आप देखिएगा ये आएगा कुछ दिन में, ये झोलमोल आएगा, ये मैं बोला जो झोलमोल आएगा। तो 4 पेपर तो ऐसे ही हो गया। यूपीएससी में जो एथिक्स का पेपर होता है, कहता है ऑप्शनल लो, एक और ले लो एथिक्स, ये भी बोल रहे, ये भी 300 का, बस बराबर, कोई दिक्कत भाई, 5 पेपर उधर भी होता था, 5 पेपर इधर भी कर दिया, यही होगा, आप देख लीजिएगा। और मैं बहुत पहले वीडियो में बता चुका था कि नेगेटिव मार्किंग से पहले बता चुका था कि तुम देख लेना 68वीं के बाद से पूरा पैटर्न चेंज होगा। अभी भी वीडियो बढ़ाए और सेम वही कुछ हुआ, पहले खाली हिंट दिया गया 30 या 50 नंबर नेगेटिव नंबर का होगा, हम पहले बोल दिए, समझ लो तुम लोग कि पूरा का पूरा हो जाएगा, वेट करो खाली 20 दिन। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि शायद सिंपल सा, अच्छा चीज है कि बुरा चीज है, अच्छा चीज है इसलिए क्योंकि अब वही कैंडिडेट पहुंचेगा जिसमें दम है, जो पढ़ रहा है, हवाबाज नहीं पहुंच जाएगा, कोई भी उठा के फॉर्म भर दिया 100 रुपया 200 रुपये में और फॉर्म भर के फिर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे सीधा का सीधा अच्छा चीज है, और बाकी अच्छा हो या बुरा हो हमें क्या, जो चाहिए वो तैयार करेंगे, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक है अपना। हमको इंग्लिश नहीं आता, सीखेंगे भाई, हिंदी नहीं आता, सीखेंगे भाई, क्योंकि हमको बनना क्या है, IAS, नहीं बनना है मत सीखिए, जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे, समझ रहे हो? चलो आगे आओ, अब नेक्स्ट आइए, उसके बाद समझिए। तो अब लिखे वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बाद हेडिंग है लावा। लावा, और लावा बहुत काम का चीज है सर, इसके बिना तो जीवन में मतलब कुछ नहीं होना है। लावा 2 टाइप का लिख लीजिए, संगीता। लावा में लिखिए 2 टाइप, एक लिखेगा एसिडिक लावा, दूसरा लिखेगा बेसिक लावा। अच्छा पहले हाँ ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, एक तरफ लिखेगा एसिडिक अम्लीय लावा, और एसिडिक, और बेसिक मतलब होता है क्या, क्षार, बेसिक लावा। पढ़े होंगे ना 10th में, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण, एक चैप्टर है 10th में, 10th के साइंस में, चैप्टर 2 ही ऐसा है, 2 है या 3 है जो भी। तो एसिडिक और बेसिक, तो बात तो ये उठता है कि चूंकि अभी आप लोग ताजा पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन पूछना तो बनता है, ज्यादा दिन अभी आप लोग को हुआ भी नहीं है ना, अभी आप लोग तो जूनियर है, सब तो पूछना बनता है। तो मुझे कौन बताएगा कि एसिड क्या होता है, कहेगा सर ई मत बोलना भाई, खट्टा होता है, ई मत बोलना, इसके अलावा कोई दूसरा डेफिनेशन होगा तभी बताना, जिन लोगों को नहीं पता। तो कोई लोग बोलेगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या नहीं बोलना है, मैं बता देता हूँ पहले। ये नहीं बोलिएगा कि रेड को ब्लैक में कन्वर्ट करेगा या ब्लू में कन्वर्ट करेगा, पहली बात। दूसरा ये भी मत बोलिएगा जिसका पीएच का मान 7 से कम हो, ये भी मत बोलिएगा। अब समझ रहे? और तो आप क्या बोले, क्या क्या क्या, हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया, ये कुछ पॉइंट ठीक है सर, H+, ये भी ठीक है। तो कहने का लॉजिक है, हालांकि साइंस में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट यही समझ लो क्योंकि समझाना है मुझे, तो आप लोग यहीं पे निपटा लेते हैं। तो सर पहला बात, एसिडिक में जिसमें H+ आयन हो, जैसे मैंने मान लो HCl, तो HCl पता नहीं क्यों बट दिमाग में बैठा हुआ है कि अम्ले होगा, ये मैंने कोई लॉजिक हमको पता नहीं है लेकिन आपको दिमाग में ये जरूर पता है कि सर ये पक्का क्या है, अम्ल है। हम लोग वही बोल रहे हैं कि सर पढ़ने के चक्कर में हम सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते हुए ऊपर से चले जा रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच नहीं रहे हैं कि वो एसिड है तो क्यों है। अब हम जैसे ही बोलेंगे H2SO4, जैसे ही H2SO4 बोले दिमाग में आया ये भी अम्ल होगा, समझ अम्ल है, इसमें कोई उल्टा सीधा थोड़ा अलग अलग कुछ आता है ना तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। बाकी ये सब कुछ ऐसे कॉमन नाम है जो लगता है कि एसिड होवे करेगा। तो सर सुनिए, सब में H है कि नहीं है,
तो सर एसिडिक का मीनिंग यहाँ पे है कि सिर्फ जिसमें H प्लस हो, क्या है एसिड, और बेस का सिंपल मीनिंग याद रखना है। मान लीजिए हम बोले NaOH, तो जहां पे OH माइनस हो उसको बोलेंगे बेस, यानी कि क्षार। तो NaOH हो गया बेस, और जहां पे H प्लस आयन हो क्या हो गया एसिड। अब इसके अलग अलग फैक्टर इसके बाद बोला करिए कि खट्टा है या कुछ है। अब बताइए अगर आपसे पूछे कि बताओ एसिड क्या है तो बोलेगा पहले टेस्ट कर लो। अच्छा अच्छी बात है। फिर दूसरा डेफिनेशन आपने दिया जो रेड लिटमस को ब्लू में कर दे। लिटमस पेपर तो लाओ, अरे ले आओ ले आओ। सर आप समझ रहे हैं, हम बहुत अजीब टाइप का पढ़ाई किए हैं बचपन से, और बहुत गुस्सा आता था मुझे शुरुआत से कि सर अब हम रट ले रहे यार, रेड से ब्लू, भाई हमको पता कैसे चलेगा और किसी को हम बताएंगे कैसे कि क्या करना है। अब हम बोल दिए मेटल, मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे के सॉरी सोडियम Na, अब किसी से पूछेंगे कि ये मेटल है कि नहीं है तो क्या तर्ज होगा। आप बोल देगा नहीं सर मेटल वो होता है जो हार्ड होता है, बजाने पे बज जाए, जो मेलिएबल हो, जो डक्टाइल हो, उसको क्या बोल रहे हैं मेटल। हम सिंपल पूछ रहे हैं, ठीक है सारा डेफिनेशन आपको पता है, बताओ मुझे सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो बोले सर बजा के देखते हैं। किसको बजाओगे भाई। अच्छा किसको ये पता है, कुछ लोगों तो जिनको बता दिया उनके अलावा पढ़े तो सब हो धातु, झूठ मत बोलना। उसको बोलते हैं आप सोनरस भी है। सोनरस मतलब क्या होता है, मारने के बाद आवाज आना चाहिए। अच्छा उसके बाद डक्टाइल मार के चादर बना दिए, फिर मार के मेलिएबल कर दिए, ये सब पढ़ा हुआ है सर। लेकिन जब हम आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉर्मल की सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल, उसके लिए आप क्या करोगे ना सर एग्जाम में हथौड़ा लेके जाएंगे मार के देखेंगे सोडियम पचक रहा है तो मेटल है तो नॉन मेटल। तो इसका अलग अलग लॉजिक है, साइंस में अच्छे से बताएंगे, मजे से बताएंगे, इसके अलग प्रॉपर्टीज है, बहुत जरूरी है जानना, ठीक है बहुत जरूरी है। इसीलिए साइंस के क्वेश्चन अधिकतर ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो बना के बच्चे नहीं आते हैं और कहते हैं बहुत हार्ड है बहुत। और सारा का सारा साइंस के क्वेश्चन यूपीएससी में तो खैर आपसे ये पूछेगा नहीं, यूपीएससी में साइंस एंड टेक का महत्व ज्यादा है, वहां साइंस का महत्व नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ये मान के चलता है कि उतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। और बीपीएससी वाले में साइंस एंड टेक का महत्व बिल्कुल नहीं है, वहां महत्व सिर्फ एक ही चीज का है, यही सब पूछेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है कि नहीं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पूछते हैं। इसीलिए हम जो पढ़ते हैं, और बीपीएससी का मुझे अच्छा सिर्फ ये अच्छा लगता है कि प्रैक्टिकल आपसे नॉलेज लेना चाह रहा है, और वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, वो ठीक होना चाहिए, वैसे ही रटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो एक पैटर्न मुझे इसका क्वेश्चन साइंस का ठीक लगता है, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो अधिकतर गेस्ट पेपर से रट के गया है धातु मेलिएबल डक्टाइल सोनरस गुड कंडक्टर, अभी तो भूल ही गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा डेफिनेशन ही पूरा लिख के आता है, सीरीज वाला तो और लिख के आता है, सब्सटेंस भी चीज वो तो अलग सब भाई। बिहार वाले को समझता है कुछ नहीं समझता है बिहार वाला सबको। जब एग्जाम देके निकलता है सीबीएसई वाले को जैसे ही कुछ बोला बिहार वाला बेचारा सहमत थोड़ा रहता है, और जब उसको मौका मिल गया जहाँ बिहार वाला एक ही जगह पे कूदता है मैथ में, आ जा मैथ में आ जा, सीबीएसई वाले लेके बोलेगा इंग्लिश वो इंग्लिश में बोलेगा, बिहार लगा फरियाओ तो मैथ में फरियाओ। सर कहीं भी फरियाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि जितना आपको तैयारी करना ठीक करिए। बिहार बोर्ड में आज भी होता है कि 9th छोड़वा के 10th डायरेक्ट पढ़वा दिया जाता है, जो कि सबसे ब्लंडर मिस्टेक है। तो सीधा टीचर क्या बोलता है 9th का अलग पढ़ लो, बोर्ड हो गया नहीं होगा, टिक मारे थे चाट, इतना पढ़ लिया हो जाएगी। गेस्ट पेपर लेके आए एमबीडी गाइड लेके इतना मोटा पढ़ा ये नहीं कुछ, और उसको पूछो अवतल और उत्तल से एक ही डेफिनेशन याद रहेगा अवतल उत्तल का, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली पूछोगे कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज कहाँ बनेगा, कहेगा तू जान भाई हम इतना पढ़े कि अवतल में क्या होता है उत्तल में क्या होता है। बहरहाल चलिए आते हैं इस पे, कम टू द मेन पॉइंट एसिडिक एंड बेसिक। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा अलग है, हम चूंकि यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं लावा का, तो यहाँ एसिडिक माध्यम नहीं है बेसिक माध्यम नहीं है। एसिडिक जो बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से आराम से बताऊंगा और थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है इस थीम का, थीम 2 का, और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो एसिडिक का मीनिंग होता है जिसमें सिलिकेट्स ज्यादा होना चाहिए, जिसमें सिलिकेट्स क्या होना चाहिए ज्यादा, और सिलिकेट्स का मेरा मीनिंग है जिसमें सिलिका ज्यादा होना चाहिए, और सिलिका वर्ड आया है सिलिकॉन से। सिलिका कहां से है सिलिकॉन से। आप लोग 1 से 20 तक याद है ना, ये काम करो लिखवाई देता हो यार, नहीं तो चक्कर रहेगा ये, ठीक है ये आज ही लिख ही लो कम से कम, जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है तो खटाखट लिख ही लो, क्योंकि अभी यूज आएगा इसका, तो 2-3 टर्म बताना है तो पहले देख लो। तो जिसमें सिलिका का मात्रा ज्यादा हो, ठीक से हिंदी में भी लिख लेना, एक सब्सटेंस लिखो जो बोल रहा हूं जिसमें सिलिकेट्स का
मात्रा ज्यादा हो। एक द सब्सटेंस जिसमें सिलिकन सिलिकेट्स का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसको एसिडिक लावा बोलेंगे। ठीक है, जिसमें सिलिका का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक लावा। और बेसिक लावा में लिखना जिसमें सिलिका का मात्रा कम हो, जिसमें सिलिका का मात्रा कम हो, हाँ सिलिकेट्स का या सिलिका का मात्रा कम हो, और अदर मेटल्स का या अदर, ऐसे लिख लेना, या अदर सब्सटेंस का परसेंटेज ज्यादा हो। अदर सब्सटेंस का, अदर वस्तु या अदर मिनरल्स या अदर चीज का परसेंटेज, प्रतिशत ज्यादा हो। तो याद रखने के लिए ऐसे सिलिका इधर लिख लेना ज्यादा, सिंपल लाइन में बेसिक लिखना है तो, और इधर लिखना है सिलिका कम, लेस नंबर ऑफ सिलिका। अच्छा, आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में बोरियत तो नहीं आ रही है ना? जिस दिन से बोरियत है मेरे को बता देना, अब कोई टेंशन नहीं है, या तो उस दिन गैप ले लेंगे या मैं फिर और अपडेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। कि जिस दिन लगे कि बोरियत हो गया है उस दिन आराम से चुपचाप आके अकेले में बोल देना, सर आज एकदम दिमाग चाट गया। आप आराम से आप बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हम उसको और इंटरेस्टिंग और अपडेट करके और कंटेंट वाइज सुधारेंगे। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो चीज अभी है उससे बेस्ट होना चाहिए हमेशा। और लाइफ में आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जो काम आप जो पहले 10 साल पहले किए हो वही काम अगर दोबारा करने को मिले तो बेस्ट होना चाहिए, लगे कि हाँ दोबारा से जो हुआ है तो कुछ हुआ है, समझ रहे हैं? ऐसा अगर वही काम बार सेम टाइप से रिपीट हो रहा है तो फिर आप बस प्रॉफिट कमाने के लिए फिर पढ़ा रहे हैं, आप फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे एक टीचर एक ही नोट्स को 12वीं का पिछले 20 साल से हुए पढ़ा रहा है, आप समझ रहे हैं? सब वो उठाए एगो किताब छाप लो, इधर विस्कोसिटी, ये सेंटर मास, ये रोटेशन पढ़ा दिए, एक ही नोट से छाप के बराबर किए हुए, दिमाग खराब। बस याद रखिएगा, जहां पे बोरियत हो चुपचाप मैं अपडेट करूंगा मजे से, लेकिन हाँ मैं ये जरूर ध्यान में, इतना कभी बोरियत होने दूंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई में बोरियत हो जाए तो फिर मैं पढ़ाना उसी दिन छोड़ दूंगा। इधर आइए, एसिडिक लावा, सिलिकेट्स ज्यादा कि कम, पहले बोल लो ज्यादा, सिलिकेट्स ज्यादा, और जिसमें सिलिकेट्स कम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक लावा। मामला यहीं तक नहीं है, यहां तक तो समझ ही लेना है, मामला यहाँ है। आप लोग को विस्कोसिटी मैंने बोला था, मतलब आप लोग को नहीं बताया, लेकिन एक टर्म आता है विस्कोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सयांता। तो सयांता ही हिंदी में बोलते हैं, अगर हिंदी में कुछ और भी बोलते होंगे तो देख लेना, पर जहां तक मुझे ध्यान में है इसका मीनिंग होता है सयांता। ठीक है जी, पहले मीनिंग तो समझ गए, पर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो पहला है सर, विस्कोसिटी को समझने के लिए कुछ ऐसा समझिए। अच्छा, कुछ ऐसा महसूस करो तो जैसे गुड़ है मीठा, तो गुड़ को पूरा एकदम गोला बना लिए, ठीक है, गोला बना लिए, अब बिल्कुल सर्कुलर टाइप, और गोला बना के ऊपर से चीनी डाल दिए, व्हाइट 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 पूरा चारों तरफ से। सुन पा रहे मेरी बात? तो मान लो दो तरीके से बताना, और एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, हनी, मध जानते ना, शहद, एंड वाटर, एक हनी एंड वाटर है। अब मुझे आप बताना कोशिश करके, एक हनी एंड वाटर है, दूसरा मान लो मिल्क है और मिल्क प्लस वाटर है। हालांकि ये तो मिल्क में पहले ही तो पानी होता है क्योंकि यहाँ आपके घर जो मिल्क आता है उसमें तो होता ही है, पर फिर भी चलो, दोनों में सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, ये कि ये मिल्क वाला है ना? सर सिंपल सा मामला है, हनी प्लस वाटर का मीनिंग क्या है, इसका विस्कोसिटी ज्यादा है। तो पहले विस्कोसिटी का मीनिंग क्या है, कैपेसिटी, जो किसी चीज को फैलने से रोकता हो। जब फैलने से कोई चीज किसी को रोकेगा तो उसको बोलेंगे कि उसका विस्कोसिटी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा। जैसे आप लोग पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे 10th में, रेसिस्टेंस होता था, रेसिस्टेंस का जो जिसका आपको ऐसा यूनिट भी याद रखते तो ओम, याद है ना, OH, ओम नहीं भाई, ओम बोल रहा हूं, OH, बार बार पूछा। अच्छा ओम क्या है, नाम है, इधर देखिए। अब ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात होता था कि जब आप पढ़ते थे तो बनाते थे ऐसे ऐसे,
है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर होता था जिसमें पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस। इसका और ज्यादा अत्यधिक यूज तो तब होने लगा जब आप 12th में आए, उसमें अलग अलग किरचॉफ्स लॉ, फिर अलग अलग मेथड से मजा आया ना लगा वहां पे। वहां पे आते आते अधिकतर बच्चा दम तोड़ देता है वो लास्ट में यही सोचता है कि भाई इसको छोड़ो, जो जरूरी है उतना कर लो कि पास पहले हो जाए। अधिकतर बच्चा 11th में खूब जोश रहता है ना, 10th में नंबर आ जाता है तो खुश रहता है। ग्रेड लेवल पे था, स्कूल वाला बच्चा पुलिस मार के पॉलिश लगा के नंबर मिल जाता था पहले, अब उसको लगता था गुस्सा बात है। 11th के साइंस में जाते थे तब पता चलता था अच्छा साइंस इसको बोलते हैं और अधिकतर बच्चे 11th में कहते थे आर्ट से ठीक बात, नहीं तो कॉमर्स, उसके बाद साइंस दूर दूर तक। अधिकतर बच्चे मैंने देखा है कि 12th के बाद लोग कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं कि अब हमको साइंस नहीं लेना है। अधिकतर मैंने देखा है अब ग्रेजुएशन में आर्ट्स ही लेना है, क्योंकि उसको उस समय तक पता चल जाता है कि बेटा दिस इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी, कि मेरे लिए है नहीं। चलो आ जाओ इधर। तो कहने का मीनिंग है, एक टर्म लिखिए विस्कोसिटी, खाली लिख लीजिए और एक ही बार में फ्लो में खत्म कर देंगे हम दोनों। श्यानता लिखिएगा, रेसिस्टेंस टू फ्लो, ऐसे लिख लीजिएगा, रेसिस्टेंस टू फ्लो, रेसिस्टेंस टू फ्लो मतलब, फिर से बोल रहा हूं लास्ट बार, एक ही बार में सुना कर लीजिएगा, नहीं तो दोबारा भी बोल देंगे। तो पहले का मीनिंग है रेसिस्टेंस टू फ्लो का मीनिंग है कि सर बहने से जो रोके किसी को, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, श्यानता। किसी को फ्लो करने से रोके, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, बाधा, मतलब बहने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी बहने की बाधा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है, सिर्फ यही काम नहीं आएगा, हर जगह काम आएगा ये, ठीक है। आगे अच्छा एक बात सोच लो, अब आपको मैंने बोला इधर कि ये हनी और वाटर, एक फ्लो कर रहा है और दूसरा इधर मान लो मिल्क प्लस वाटर। तो आपने बोला क्या कि सर कौन सा ज्यादा फ्लो करेगा, मिल्क प्लस वाटर? यस सर। तो आपसे मैं अब उससे नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, आपको ये बताना है कि विस्कोसिटी इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है। इसका ज्यादा है, क्योंकि विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग है क्या, जो रोके, बहने मत दे। अब बहना चाहते हो तो गार्जियन बोले तू नालायक है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो विस्कोसिटी उसका ज्यादा है कि दूसरे गार्जियन का ज्यादा है? उसका ज्यादा है। जब आप कुछ करना चाह रहे हो, गार्जियन होते इधर वैसे ही होते, अरे तू रह दे रे वो सर मतलब इतने डिमोटिवेट कर देते हैं अपने बच्चों, क्योंकि उसको लगता है कि हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप उनको समझाना चाहोगे पापा हम सोचे आईएएस करने का आप जैसे उनको बोलते पापा बोले कि तू मैट्रिक के पास का जब हमारा लगे बहुत बार कुछ ऐसे भी होते हैं। ये जो तरीका है गलत है। सर उनको बोलिएगा आप पढ़ लिया, जब भी कोई इस तरह से डिमोटिवेट करे यार तुम्हारा विस्कोसिटी ना बड़ी ज्यादा है अब वो सब कंफ्यूज रहेगा, फिर उसको विस्कोसिटी अगर मतलब डिमोटिवेट करे, हमने भाई किए तो आपको बता नहीं। कॉलेज में भी ऐसे ही होता था, पढ़ने नहीं देता था सर, पढ़ने नहीं दे रहा है, रात में पढ़े छिपकली मच्छरदानी पे डाल देता था कभी बहुत डिस्टर्बेंस होता था यार, हॉस्टल में बहुत डिस्टर्बेंस होता था, देखा हूं मैं, मतलब नीचे बेड के नीचे रख के पढ़ा हूं। मतलब ये नहीं बोलो कि बहुत ठीक है सब मेहनत करते हो, ये बड़ा चीज नहीं है, जब करना है तो करना है, उसमें क्या, बेड के नीचे पढ़ते थे यार, उसमें बहुत तकलीफ होता था, सब नहीं चाहता था कि पढ़े, कंपटीशन होता था, इमरजेंसी लाइट तोड़ देता था, कैंडल जलाते थे तो कैंडल जलाते थे तो कटोरा में रख के कैंडल जलाते थे ताकि पढ़ ले, लाइट कट जाती थी, मुझे जैसे होता नहीं था, तो कटोरा में कैंडल रखेंगे तो एक मुझे दिमाग में आता नहीं था कभी, बाद में हुआ कि मच्छरदानी लगाया रहता था, अब उसका तो धुआं जा रहा है, बीच जगह मच्छरदानी में हो गया अब कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन फ्लो में पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता था कभी। मैं आपको सिंपल ही बताना चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस होता है, हर जगह होता है, आप पढ़ते जाओ, और मुझे मजा आया, और जितना डिस्टर्ब किया उतना ही पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ने लगा। तो कहने का लॉजिक है कि सर जब कोई डिमोटिवेट करे तो सिंपल एक बात बोल दो प्यार से, भाई तेरा विस्कोसिटी ज्यादा है। अच्छा पहली बात तो जाकर पहले डिक्शनरी देखेगा, नहीं तो गूगल सर्च करेगा, आपका काम हो गया, आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है जी। हॉस्टल में कितने लोग रहे, कुछ लोग रहे हॉस्टल में कुछ दिन तक, तो हॉस्टल में जितने लोग रहे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, बढ़िया वाला हो जाता है। बड़े जब आप हो जाते हैं उतना फर्क नहीं पड़ता, बड़े में तो गाली गलौज भी चलता है, कॉलेज वाला अलग लाइफ होता है, स्कूल का अलग होता है। स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव मोड में होते हैं कि हमसे आगे तुम जाएगा, तुमसे आगे, ऐसे करके बहुत हाई मोड में होता है, वहां पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो हनी एंड वाटर का विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एग्जांपल लिख लो विस्कोसिटी में, हनी एंड वाटर है, शहद है, तो इसका विस्कोसिटी ज्यादा, ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए और बार बार आपको मेरे से पूछने की जरूरत भी ना पड़े, चाहे मेरी भी जरूरत ना पड़े। तो लिख लीजिएगा, फिर आगे एसिडिक और बेसिक को कंटिन्यू कराते हैं विस्कोसिटी के साथ। तो आप लिख लीजिएगा नीचे एसिडिक लावा में विस्कोसिटी, इधर बताना मुझे
एसिडिक लावा में सिलिका का मात्रा मैंने ज्यादा बोला कि कम? ज्यादा। तो आप ऐसे महसूस करना कि सिलिका का मात्रा ज्यादा, मतलब ये रोकना चाहेगा, मतलब ये बहने नहीं देगा। मेरे पास ऐसे महसूस करना, तभी याद होगा। मैं बता रहा हूं फिर से, नहीं तो आप लोग अभी तो सोच लेते हैं और बाद में उसके बाद आप जो दूसरे तरीके से सोचेंगे। देखो हमेशा सुनो ध्यान से, आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने के और बहुत ज्यादा समझाने के कारण ये है, आप लोग को मैं ये बता रहा हूं कि समझना कैसे है। ये समझ लो कि समझना कैसे है। मैं जिस फ्लो में समझा रहा हूं उस फ्लो में समझो, अपने से दिमाग मत लगाना। अभी मैं बोल रहा हूं क्या, आपको समझना ऐसे है कि समझो कि सिलिका जो है वो बाधा बनेगा, वो रोकेगा। मतलब कि सिलिका का मात्रा जितना ज्यादा होगा, बाधा उतना ही ज्यादा क्रिएट करेगा बहने में लावा को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से एसिडिक लावा का विस्कोसिटी ज्यादा होगा कि बेसिक लावा का? क्वेश्चन यही पूछा हुआ था प्रीलिम्स में, और अधिकतर के पल्ले पड़ेगा नहीं, मैं पहले बता देता हूं। तो क्या लिखना है सर? एसिडिक लावा हैज हाई विस्कोसिटी। आपको एक टॉपिक को समझाने के लिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं बहुत सारी चीज में बहुत उपदेश और वो चीज उपदेश टाइप का, मैं थोड़ा सा उपदेश देने वाला आदमी भी हूँ, थोड़ा उपदेश टाइप देता भी हूँ। लेकिन उपदेश देने का एक ही कारण है कि एक भी पहलू छूटे ना। सिंपल सा लॉजिक है, पूरा उस टाइप से अपने आप को तैयार करके रखना है। तो सर एसिडिक लावा का हाई विस्कोसिटी, तो लगे हाथ बेसिक में लिख लो लो विस्कोसिटी। लेकिन अब एक क्वेश्चन आने वाले हैं मजेदार, जबरदस्त। हाई विस्कोसिटी और इसका क्या हो गया? लो विस्कोसिटी। मैंने बोला कि जिस चीज में, जिस लावा में सिलिका का मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो क्या मुझे एक बात बताओ, फिर से पूछ रहा हूं, एसिडिक लावा जब हम फील कर रहे हैं तो क्या एसिडिक लावा में सिर्फ सिलिका होगा कि कुछ और भी होगा? भाई लावा के साथ निकलेगा। कल मैंने 3-4 टर्म बताया था आपको। क्या क्या? पहला क्रेटर। क्रेटर क्या था जरा बताइए? माउथ ऑफ द वोल्केनो। कैल्डेरा, बिगर माउथ ऑफ द वोल्केनो। अच्छा, सिंडर क्या था? डस्ट, स्मोक, फिर सब कुछ रॉक्स वगैरह निकले तब सिंडर था। और सिर्फ जब स्मॉल रॉक्स निकले तो क्या नाम था? टेफ्रा। क्या था? टेफ्रा। और एक था लहर। सर अब हम बोल रहे हैं कि जब ये भी तो लावा ही है, तो जब लावा है तो लावा जब निकलेगा तो उसमें तो और भी मटेरियल्स, मिनरल्स होंगे। मेरा कहने का मीनिंग है अगर सिलिका 80% हो और अदर मिनरल्स 20% या 10% हो, तब उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक लावा। और क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा था स्टेटमेंट में? मैच द कॉलम में स्टेटमेंट में ये बोला था कि क्या एसिडिक लावा में सिर्फ और सिर्फ सिलिका ही होता है। और इस तरीके से स्टेटमेंट में दिया था कि एक टाइम के लिए तो मुझे भी लगा कि ये सही बोल रहा है। और सारा यूपीएससी का गेम स्टेटमेंट पे होता है, शब्दों पे। शब्द का बहुत घुमा फिरा करेगा वो खूब, लेकिन आपको ही बोला कॉन्सेप्ट पे टिका रहना है। शब्द से ना यूपीएससी मार देगा आपको, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आप समझ जाइए कि ये जाल है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस जाना है। अरे नहीं फंसना है भाई। आइए इधर। तो सर 80% सिलिका हो और अदर कुछ भी हो उसमें 20%, तो एसिडिक हो जाएगा। उल्टा आइए लगे हाथ। मैंने सिंपल यहाँ पे बोला है, बेसिक में एक ही चीज याद रखना है, सिलिका का मात्रा कम होना चाहिए। इसका मीनिंग घुमा दिए, अदर मेटल्स 80%, सिलिका 20%। जरूर लिख लीजिएगा ये। इसका मीनिंग यही है कि अदर मेटल्स उसमें ज्यादा है, अदर मिनरल्स उसमें ज्यादा है, सिलिका का मात्रा कम है। और जब हम बोले सिलिका का मात्रा ज्यादा है 80% और 20% अदर का है, तो क्या होगा? एसिडिक लावा। पहले यहां तक क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, मजा तो अभी आएगा। अब सर ध्यान से समझना, आपको लगेगा कि अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, लास्ट में जाते जाते लगेगा अच्छा ओ यस सर ये ऐसा ही लगेगा आपको मिट्टी देख के। ब्लैक सॉइल का मिट्टी का नाम सुने होंगे आप लोग, तो बसाल्ट रॉक आप लोग सुने भी होंगे, पढ़ते भी थे। नाम दे देता था हम लोग, रट लेते थे 10th में कि जो ब्लैक सॉइल हो बसाल्ट रॉक से बना है, पर ही नहीं पता था रॉक कहां से बना है। बस जान लेते थे हाँ रॉक बना है, बात खत्म। उतना कौन टेंशन लेता है? टेंशन लेंगे तो दिमाग नहीं फट जाएगा। टेंशन क्यों लेगा आप लोग? चलो कोई बात नहीं, आइए थोड़ा सा इधर आइएगा। तो एसिडिक लावा में अब एक ही तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं। मान लीजिए
मान लीजिए यहाँ से ये तो कैल्डेरा आपको टेपरा वगैरह पता ही है, मान लीजिए यहाँ से लावा निकला, एसिडिक लावा का स्पीड स्लो की फास्ट? जल्दी बोलो, स्लो ना। तो पहले वो पॉइंट में लिख लो कि एसिडिक लावा मोस्ट स्लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलरेडी मैंने अभी बोला था आपको कि जब सिलिका का मात्रा ज्यादा है तो रोकना चाहेगा, वो बहने देगा ही नहीं, और जब बहने नहीं देगा तो एसिडिक लावा का फ्लो क्या होगा? स्लो। तो एसिडिक लावा का, अम्लीय लावा का स्पीड कम होगा, स्लो होगा। तो बेसिक लावा क्या होगा? तुलनात्मक रूप से फास्ट होगा। यानी कि एसिडिक लावा, और ऐसे करके एसिडिक और बेसिक ना इसी तरह से करके लिखिएगा जनाब, ताकि एक ही जगह रहे। अलग अलग जब लिखिएगा ना स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा पूरा, आपको रिवीजन में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए जब जहां जैसे जैसे बोलता हूं वैसे ही करते चलिएगा। एक जगह पे एसिडिक और बेसिक लिख लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा आपका। हो गया? चलिए जी, अब मुझे बताइएगा, मान लीजिए जहां से नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है मैग्मा, ऊपर उठ के आ रहा है, ठीक है? तो इसका मूवमेंट तो आराम से स्लो होगा, धीरे धीरे रेगा रेगा के चल रहा है, ठीक? और अगर हम इधर भी सेम वैसा ही बनाते हैं, पर यहां समझते, इधर देखिएगा, मान लीजिए स्पीड जैसी स्लो है, आराम से यहां से निकला, निकलते जाएगा इधर अपना, हाँ है ना? तो जब स्पीड स्लो होगा तो ऐसे गिरेगा, लेयर लेयर बनता चला जाएगा, क्योंकि स्पीड स्लो है। तो आराम से उठा, इधर अपना साइड हो गया, कोनिकल बनता जाएगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसा शेप नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा फैलेगा क्या? नहीं भाई, स्पीड तो स्लो है, तो ऐसे निकला यूं लुढ़क गया, ऐसे निकला यूं लुढ़क गया। फील कर लेना, अगर इसमें तेज इंटेंसिटी रहता तो सर वो फैल जाता पूरा, ऊपर भी जाता तो ऊपर से आएगा तो फैलता। सर इंटेंसिटी कम है, स्पीड कम है लावा का, फैलता गया। यानी कि ये फैलता गया तो, सॉरी फैलता गया बोल रहा हूं, उस पे लेयर बनाता गया। अब जरा देखना, स्पीड अब है फास्ट, स्पीड क्या है? फास्ट। सर सीधा सा बात है, जब फास्ट रहेगा तो क्या आके ऐसे यूं लुढ़क जाएगा क्या? नहीं लुढ़केगा। यानी कि क्या करना चाहेगा सर? थोड़ा सा फैलाव होगा इसका, यस और नो? शेप वैसा ही बनेगा, लेकिन फैलाव ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये भी शेप कुछ कोनिकल ही होगा, लेकिन इस कोण में और इस कोण में फर्क समझ में आ रहा है? एक कोण पूरा सीधा और एक कोण पूरा फैला हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर क्योंकि बेसिक लावा है, तो बेसिक लावा का स्पीड क्या है? ज्यादा, और जब स्पीड ज्यादा है तो सर यूं निकल के यूं तो यही ठहरेगा नहीं है, और जब यूं ठहरेगा नहीं तो इस पर लेयर बनेगा नहीं। और अब जब लेयर अगर बनना भी चाहेगा तो क्या करेगा? पूरा एक ये जो कोण होगा, ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? कोण बड़ा कोण होगा, और इस पे क्या होगा? छोटा कोण, पूरा कोनिकल शेप, पूरा एकदम स्ट्रेट। क्यों हुआ? क्योंकि इसका स्पीड क्या है? स्लो की फास्ट? स्लो। इसका स्पीड क्या है? स्लो। अब सर मान लीजिए इसका स्पीड अगर स्लो है, स्लो स्पीड, तो इस पे सर लेयर टाइप का पूरा बन गया, खींच दीजिए पूरा। चलिए, तो बेसिक में इधर ध्यान रखना है प्लीज, तो बेसिक में स्पीड फास्ट है, तो इसलिए सर जो बनेगा वो यहां पे लिखिएगा स्प्रेडेड कोन, या फिर इसको बोलते हैं सील्ड कोन। स्प्रेडेड कोन मतलब फैला हुआ, विस्तारित, और या फिर इसको बोलते हैं सील्ड। अरे सील्ड जानते हो आप लोग? जो सील्ड होता है, नहीं बोलते हैं टूर्नामेंट में सील्ड मिलल बा नाम से, अरे ट्रॉफी, तो सील्ड का स्ट्रक्चर में सब वही होता है, वैसा ही। सील्ड सुने नहीं आप लोग? सुने तो होंगे यार जरूर, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुना। हाँ, तो इसमें आपको कोनिकल लिख देना, इसमें कोनिकल लिख देना है पूरा, ठीक है? और उसमें सील्ड कोन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आइएगा पॉइंट बाय पॉइंट आराम से। तो आपको विस्कोसिटी क्लियर होना चाहिए, श्यानता। विस्कोसिटी क्लियर है तो मैं पूछूं कि एसिडिक का विस्कोसिटी ज्यादा है कि बेसिक का? एसिडिक का, तभी स्पीड क्या हो रहा है? स्लो। विस्कोसिटी अगर कम रहता तो फिर इसका होना ही नहीं था। अब ये बन गया यहां तक, चलो जी मान गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको मैं दो चीज से कनेक्ट करूंगा आगे चल के, सेंट्रली को कनेक्ट करूंगा और फीजर को कनेक्ट करूंगा इसके साथ। कैसे? मजा आएगा। कल मैंने आपको सेंट्रली क्या बोला था?
सेंट्रली क्या बोला था, जो ऊपर उठे मतलब लावा निकला ऊपर उठा, है ना। अब कॉमन सेंस से बताना इन दोनों डायग्राम को देख के कि सेंट्रली होगा तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। फिर से बोल देना एसिड होगा सर। और चूंकि आप लोग खाए तो सोच लीजिएगा एक बार, गलत जवाब अगर दिए तो आज भूख आज आपको सही जवाब देना है क्योंकि आज आप खाए। अब ध्यान कोई झूठ भी नहीं बोलेगा कि तो हम खा के नहीं आए। देखिए इधर आराम से पहले सोचिएगा, नहीं एकदम सीरियसली सोचिएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको कल पढ़ाया था दो टाइप का लावा होता है, कल भी तो बोला था आपको, एक होगा सेंट्रली इरप्शन, माने इरप्शन का बता देंगे कैसे निकलेगा, और एक बोला था फिजर इरप्शन। तो सेंट्रली बोला था ऐसे सीधा और फिजर बोला था क्या विस्तारित। कॉमन सेंस से बताना आप, सामने डायग्राम भी है, एसिडिक लावा का शेप कोनिकल बन रहा है, तो ये सेंट्रली इरप्शन है कि फिजर इरप्शन? सेंट्रली है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि सर एसिडिक लावा का स्पीड क्या होता है, स्लो। तो स्लो होता है तभी तो एक कोनिकली बन रहा, नहीं तो फास्ट होता तो स्प्रेडेड कहां से, मतलब फास्ट होता तो स्प्रेडेड हो जाता है, स्लो है तभी तो यूं निकला, यही रुक गया, लुढ़क गया, फिर लुढ़कता गया लुढ़कता गया लुढ़कता गया और सर उतना ही पे लंबा होता चला गया। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, ये बनने के पीछे एक और भी कारण है, आगे जाकर एक प्रोसेस आएगा, क्योंकि स्पीड स्लो है तो आप ऐसे समझिएगा। एक प्रोसेस आप सुनते होंगे चोकिंग, जैसे गाड़ी नहीं बोलते गाड़ी चोक कर गया है, बोलते होंगे गाड़ी चोक कर गया, सुने नहीं आप लोग, सुने ही होंगे, तो कॉमन वर्ड है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। चोकिंग का जैसे मीनिंग होगा उसका चोक खराब हो गया है और वो गाड़ी अब आगे चलने वाला है नहीं, वो सब रुक गया है। देखो इधर सुनिएगा प्लीज ध्यान से, जब स्पीड अगर एसिडिक लावा का स्लो है, ये भी तय मान के चलिए आप कि कुछ ना कुछ सर उसी के स्पेस में रुक ही जाएगा कुछ ना कुछ लावा, क्योंकि स्पीड इतना तेज है नहीं। अगर स्पीड खूब तेज रहता तो पूरा उड़ा के ऊपर लेके चला जाता, बहुत कम कुछ बचता, लेकिन स्लो है तो धीरे धीरे रुकेगा, हाँ या ना। अच्छा क्या पता, सुनिएगा, रुकते रुकते पहले थोड़ा सा जाम किया रास्ता, फिर कुछ और रुकेगा, वो भी थोड़ा रास्ता जाम किया, धीरे धीरे क्या किया, रास्ता में जाम कर दिया, क्योंकि स्पीड क्या है, स्लो। अरे है ना, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नीचे से मैग्मा तो ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऊपर आने की, वो अपना दबाव लगा रहा है, लेकिन अब रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक। आपको नहीं लगता कि कुछ सालों के बाद इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि नीचे से मारेगा धक्का, है ना, एक ही बार इतना तेज मारेगा सब उठा देगा पूरा, यस और नो। तो फिर जब इस प्रोसेस को भी जब बनाएंगे तब भी तो सर फिर से यही वाला बनने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ विस्तारित इसलिए नहीं होगा क्योंकि काम है, समझो बात को, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये प्रोसेस तो बहुत दिन से रुका हुआ था, जब तक रुका हुआ था उस प्रोसेस को बोलते हैं चोकिंग। चोकिंग मतलब होता है कि एसिडिक, लिख लो जरूरी है, ये टर्म पूछता है, ये चोकिंग से कोई बच नहीं पाएगा। चोकिंग का मीनिंग होता है कि जब एसिडिक लावा फ्लो करता है, एसिडिक लावा फ्लो करता है या बहता है जब अंदर से, तो क्योंकि उसका स्पीड स्लो होता है इसलिए धीरे धीरे रास्ता जाम भी हो जाता है। इसलिए रास्ता जाम भी हो जाता है। जाम मतलब आप अपने हिसाब से लिख लेना जी, ठीक है, नहीं तो बाद में बोलो सर जाम बोल दिए, सस्ता वाला वाला नहीं, जाम भी है शाम भी है, ठीक है जी। तो लिख दीजिएगा कि वो रास्ता क्लोज हो जाता है, देन कुछ सालों के बाद फिर नीचे से काफी प्रेशर बनता है जो कि काफी तीव्र रूप से उसको देखते हैं किसका दिमाग कितना तेज चलता है, ठीक है। तो सही सही जवाब दे देगा। एक मंच आज बने और आज है तो हाथ कंगन को वारसी किया तो सर आज मिल जाएगा जो सही जवाब दे देगा। चलिए क्वेश्चन पूछने वाला। अच्छा ये बताइएगा जरा, अगर चोकिंग जब हो तो चोकिंग के लिए मैं कुछ कंडीशन बोल रहा हूँ, आप सोच के बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। चोकिंग के लिए पहली बात सर, एक तो सेंट्रली इरप्शन होना चाहिए और दूसरी बात लावा एसिडिक होना ही चाहिए।
ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। सर दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। मतलब चोकिंग के लिए दो चीज होना चाहिए, एक तो पहली बात सेंट्रली इरप्शन होना चाहिए, सेंट्रली होगा ही होगा। दूसरी बात आपको ये दिमाग में रखना है कि सर लावा क्या होना चाहिए, एसिडिक। अगर बेसिक लावा होगा तो चोकिंग कहां से होगा? उतना तेजी में जा रहा है कि सर उसको रोकबे नहीं करेगा, ना रोकेगा ना चोकिंग होगा। चोकिंग होने के लिए एक कंडीशन है कि वहां पे सर रास्ता क्लोज क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए क्लोज। सुन पा रहे हो? तो जब सेंट्रली हो और एसिडिक हो तभी चोकिंग का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट सवाल मजेदार जो पूछने वाला हूं आपसे, अब बताना है आपको कि ये इरप्शन, सोच के बताना, हवा में मुझे आंसर ही मत देना। अगर आपका आंसर सही हो जाएगा और लॉजिकली गलत है तो मैं उसको गलत ही मानूंगा। मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं होता है, कहीं भी कभी भी नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए। मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सर बताइए कि ये सेंट्रली है, एसिडिक भी है, तो कन्वर्जेंस हुआ होगा कि डाइवर्जेंस? आराम से सोच लेना, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम सोचो। जो भी लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आराम से सोचो। जिनको लगता है कन्वर्जेंस होगा हाथ खड़े करें। ठीक, हाथों निकालना है, ठंडी लग रहा है हाथों निकाल के रखना है ऐसे ये नहीं खड़ा कर रहा है, ये उन्हीं से चलिए। तो सर एक बात सेंट्रली, दूसरा क्या हुआ? इधर आप लोग जो कन्वर्जेंस सोचे तो आप लोग कौन से लॉजिक से सोचे ये बताओ कि सर प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो कन्वर्जेंस के कारण ही होगा, यही लगभग दिमाग में आया होगा। सर सही आया दिमाग में। अब आप ये क्यों समझ गए? यही प्रोसेस जब लिख दिया जाता है एग्जाम में कि एसिडिक लावा, सेंट्रली इरप्शन एंड कन्वर्जेंस, तीन गो चीज एक ही साथ मिक्स अप हो गया, आधा से ज्यादा। ए भाई पहले एक को समझ लो आप समझ रहे हो, पहले एक को समझ लो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर वो उसका दूसरा समझो, फिर तीसरा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो पीछे का पढ़ा रहा हूँ सब आते आते एक जगह पे एक्युमुलेट हो जाएगा और वो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो जब पीछे का ही नहीं पढ़े होगा तो घंटा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया? सीधा देखो टेक्निक, CCA, कन्वर्जेंस, सेंट्रली इरप्शन, एसिडिक लावा जब होगा चोकिंग प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अब आते हैं सर बेसिक लावा। अच्छा अब बताइएगा, मान लीजिए इसमें से लावा निकल गया है, ये ऐसे कोनिकल भी हो गया है, धीरे धीरे कुछ सालों में आराम से ठंडा होगा, है ना? क्योंकि मैग्मा ही ऊपर आके बन के लावा बना है, तो जब ठंडा होते जाएगा तो ये हार्ड होगा कि सर उसके बाद लिक्विड हो जाएगा? हार्ड होगा, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। यस और नो? यही सॉलिड में होते होते क्या बनेगा? चट्टान, मतलब कि रॉक्स। और जब रॉक्स बनेगा फिर उस रॉक्स पे हर दिन धूप, पानी, हवा, डस्ट, स्मोक सब पड़ रहा है तो धीरे धीरे क्रैक होगा, है ना? और क्रैक होते होते फिर अपने एकदम मिनिमम, सबसे मिनिमम स्टेज क्या बनेगा? मिट्टी, है ना? तो सर इधर ध्यान से देखिएगा, जब बेसिक लावा से जब कोई रॉक बनता है तो बसाल्ट रॉक बोलते हैं, और उसी बसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल बनता है। यानी कि जहां जहां इस दुनिया में काली मिट्टी आपको मिलेगी, आपको याद रखना है कि उसमें लावा बेसिक होगा, एसिडिक, बेसिक, और वो बेसिक लावा से निर्माण होगा बसाल्ट रॉक का, और उस बसाल्ट रॉक से फिर तब जाकर सबसे मिनिमम स्टेज पर क्या बनेगा? ब्लैक सॉइल। कुछ बुझा रहा है? जो मैंने बोला कि अंतिम में आपको तब लगेगा अच्छा ये था, ये पढ़े हुए सब थे, लास्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या लिखना है? बेसिक लावा में, बेसिक लावा किस चीज से बना? बसाल्ट रॉक से, बसाल्ट रॉक, और बसाल्ट रॉक से फिर क्या बना? ब्लैक सॉइल। अब इस दुनिया में जहां जहां भी ब्लैक सॉइल है, आपको अगर एक क्लियर कट पता हो कि सर ब्लैक सॉइल है तो ये बसाल्ट रॉक से बना होगा, और कौन से लावा से बना होगा? बेसिक लावा से। इसीलिए आपको कुछ अभी रीजन बता रहा हूं, पहले लिख लो फिर तब एक बार समझा देता हूं अच्छे से। और काली मिट्टी का बहुत जगह यूज होता ही है, काली मिट्टी का। एग्जैक्टली। तो आप जैसे कॉटन की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे गांव में वर्ड यूज होता है पियरी माटी या करिया माटी, मतलब पियरी माटी बोलते हैं, तो पियरी माटी से होते हैं ना, उसी से लिपा पोता ही होगा। खुदने का पियरी माटी मिल गया, काली माटी अधिकतर बार होता है कि जब आप वो वाला माटी ढूंढोगे तो काला मिलेगा, जब काला ढूंढोगे तो पीला मिलेगा, गांव में अधिकतर होता है। तो सर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में जहां जहां काली मिट्टी मिली होगी उसका एक ही कारण है कि सर लावा निकला होगा, और लावा एसिडिक होगा, बेसिक, और उस बेसिक लावा से निर्माण होगा बसाल्ट रॉक का। और बसाल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिक लावा से बना है, उसको बसाल्ट रॉक बोले, और बसाल्ट रॉक से निर्माण के बाद फिर क्या बना? ब्लैक सॉइल। यहाँ तक पहले क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सर आप मुझे बताना ध्यान से समझा के
मैंने बोला था अभी कि एग्जांपल जो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, बोला था कि गुड़ समझ लो, काला गुड़, और गुड़ के ऊपर चीनी है, ठीक। अब आप समझा के और खुद सोच के बताना, जब ब्लैक सॉइल बना है तो ब्लैक सॉइल मतलब बेसिक लावा, और बेसिक लावा में सिलिका ज्यादा कि कम? सिलिका कम, अदर मेटल्स क्या है? ज्यादा। तो अदर मेटल्स ज्यादा मतलब अदर चीज ज्यादा है, तो बहुत सारा चीज मिलके बनेगा, तो डार्क कलर होगा कि लाइट हल्का कलर होगा? डार्क होगा। समझ पा रहे हैं बात? यानी कि सर अदर मेटल्स है तो जब डार्क कलर होगा तभी तो ब्लैक का भी निर्माण होगा। लॉजिक सोचो ना। अब यहाँ पे एक ही मेटल्स का मटेरियल का, एक ही टाइप का मटेरियल का क्या है? परसेंट क्या है? ज्यादा। और वो कौन सा है? सिलिका। और सिलिका मतलब होता है क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टलाइन मतलब ऐसे समझो चमकीला टाइप, और जिसका एक स्ट्रक्चर हो, एक शेप हो, डेफिनिट शेप। अब एक बात बता रहा मुझे, एक शेप ये है, ठीक, और एक शेप ऐसे बना दिया, कौन सा डेफिनिट शेप है? ये वाला। डेफिनिट शेप का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर सिस्टम से होना चाहिए। अब सर जो पर्टिकुलर सिस्टम से है, सोच के बताना, सही बता दिया तो काम हो गया। आपको बताना है कि कौन से लावा के कारण रॉक जो बनेगा वो बहुत ही क्रिस्टलाइन और डेफिनिट शेप में बनेगा। जिनको लगता है एसिडिक को हाथ खड़े करें। अच्छा, जिनको जो लगता है बेसिक को हाथ खड़े करें। अच्छा, जा एसिडिक क्यों, कारण बता सकते हैं कोई? कौन कौन कारण बता देंगे? हाथ खड़े करिए। हाँ आप ही बताइए। इस कारण मतलब वो बनेगा क्रिस्टलाइन का मतलब ही पढ़ने शायद पहले प्योर मेटल को कहा जाता था क्रिस्टलाइन। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मैं अभी जो बता रहा हूँ उसी लॉजिक पे आप आना। आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा दो कारण है। एक कारण तो है कि एक टाइप के मटेरियल से बना है तो क्रिस्टलाइन होगा। दूसरा कारण है कि देखो इधर, खाना जब धीरे धीरे बनेगा तब अच्छा होगा कि जल्दी जल्दी बनेगा तब अच्छा होगा? और एसिडिक लावा का मूवमेंट स्लो कि फास्ट? स्लो। और सर देखो जितना टाइम लेगा रॉक अपने को बनने में उतना ही शेप डेफिनिट होगा, बढ़िया होगा। अरे बुझा रहा है? और बेसिक में क्या होगा? तो खट से निकल जा रहा है बाहर, उसको टाइम ही कहां मिल रहा है भाई शेप बनाने का? तो वहां पे जो शेप बनेगा वो आरा टेढ़ा बनेगा, और यहां जो शेप बनेगा उसका डेफिनिट शेप बनेगा, जब मतलब दमदार। तो इसीलिए आप देखना इधर समुद्र या नदी के किनारे जाओगे तो कुछ चट्टान आपको एकदम सॉलिड मिलेगा, जबरदस्त लगेगा, अरे गजब है ये। कुछ आरा टेढ़ा मिलेगा, अलग गजबे शेप का है, उसका कोई शेप ही नहीं है। कुछ पत्थर मिलेंगे आपको समुद्र के किनारे, वो पत्थर बिल्कुल व्हाइट टाइप के होंगे, और कुछ पत्थर ऐसे मिलेंगे जिसमें काला काला बूंद बूंद अलग अलग शेप का होगा, कुछ काला पीला नीला होगा। अरे कभी एहसास की हो आप? अगर सर जाओगे भी, हाँ बिल्कुल आप जाओ भी, एग्जैक्टली अगर जैसे आप जाते हो ना किसी भी समुद्र के किनारे, अरे या मोती में चल जाओ मतलब पोखराओं में चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नदी है और वहां पे अगर ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे समझना, तो आपको कुछ पत्थर, आप कॉमन से खुद सोचना था आपको कि सर ये पत्थर अगर सब कुछ लावा से ही बना है तो कुछ पत्थर काले उजले, कुछ पत्थर मिक्सअप क्यों हो जा रहे हैं? कुछ पत्थर का शेप गोला, कुछ एकदम डेफिनेट, कुछ आरा टेढ़ा, कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि लावा से बना है तो शेप एक ही टाइप का होना चाहिए था। अरे हाँ है ना? तो कहने का लॉजिक है कि जब आप पत्थर और ये सब कुछ यूज करते हैं, गिट्टी यूज करते हैं घर बनाने के लिए, तो गिट्टी में भी डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, एकदम कुछ काला होगा डार्क, कुछ व्हाइट होगा, कुछ मिक्सअप होगा। तो सर जब डार्क कलर हो तो आपको समझ आना है कि बसाल्ट होगा कि एसिडिक, मतलब सॉरी बेसिक लावा कि एसिडिक लावा? बेसिक लावा। अरे हाँ है ना? और सर जहाँ पे हल्का होगा, लाइट कलर होगा, एक ही टाइप का कलर ज्यादा होगा तो क्या समझ लेना एसिडिक लावा से बना है ये। और ये सब चीज जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा कि नहीं आएगा? सर प्रैक्टिकल लाइफ में काम आना है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं। 4 घंटा किताब लेकर पोथी पोथी पढ़े, याद है? पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अखड़ आईएएस का 2.5 अखड़ आईएएस का पढ़ा सो आईएएस होए, समझ में आ रहा है भैया? वो तो प्रेम और बाद में करिए जी आप। अभी तो हमारा आईएएस ही प्रेम है, आईएएस ही बीबी, आईएएस ही गर्लफ्रेंड, आईएएस ही सब। उसके अलावा ना कुछ सूझता है ना कुछ दिखता है, वैसा कांड है अपना, वो वही रहना ही चाहिए। समझ रहे हैं कि तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, वो आईएएस में डाल लीजिएगा। नहीं तो पता चला क्या है, उसको भी आप जाके आप सोचो प्रपोज करने गए, आरती अगरबत्ती लेके गए, अरे रुक जा पहले पूजा कर लेते हैं। आप समझ रहे? पूजा करना है तो बस उसमें प्रोग्राम आईएएस लिख के तब पूजा कर लीजिएगा, तो उसको भी नहीं लगेगा अच्छा ठीक है। लॉजिक कहने का मीनिंग है कि आपको देखते सोते हर चीज को देखते समय सिलेबस याद आना चाहिए,
हर चीज को देखते समय लगना चाहिए अच्छा सर ऐसा पढ़ाए थे। और मैं जानबूझ के ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं ताकि आपके नॉर्मल लाइफ में जब आप बात भी किसी से करोगे ना, मेरा बात आपको याद आ जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप पंगा नहीं है, आप छुड़ा ही नहीं पाओगे बात को, क्योंकि सर जानबूझ के मैंने बोला कि गिट्टी, अब जब जब गिट्टी देखोगे और तब तक दिमाग में हिंट नहीं कर रहा है, तब इसका मतलब है कि आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो और शायद आप उतने उसके प्रति फोकस्ड नहीं हो, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, अन्यथा आपको दिखेगा। आप जब गाड़ी नंबर देखेंगे बैंगलोर का, कर्नाटका का, तो आपको मैप याद आना चाहिए। आप जब उसके बाद असम का नंबर देखेंगे तो पूरा मैप याद आ जाएगा कि अरुण, अश्विन, मेघा और क्या है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं तभी समझ में। आप जब रॉक देखेंगे, पत्थर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एसिडिक है कि बेसिक है। और इसलिए मैं आपको शुरुआत दिन में बोला था कि जब आप घूमने कहीं जाओगे और वहां पत्थर उत्थर देखोगे तो आपको इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि जगह क्या है, आपको इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि यार ये बेसिक लावा से बना है। अरे बुझा रहे, और आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई पत्थर मारते हैं, आप क्या समझ लोगे? पत्थर जैसी मारा आप समझ लोगे हाँ सर क्या बना है, बेसिक लावा से बना है। आपको उसमें मारने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या इंटरेस्ट है? तब आपको पागलपन, यही इसे बोलते हैं पागलपन। और पागलपन का सिंपल एक डेफिनेशन है, यहाँ हाँ बैठिए। पागलपन का सिंपल एक डेफिनेशन है कि आप किसी एक चीज के प्रति इतने फोकस्ड हो कि सर आप दूसरा दुनिया में कुछ दिख नहीं रहा आपको। एक आदमी था, वो जीवन भर किताब लेके, इसको पढ़ लीजिए, वो जीवन भर किताब लेके घूमता रहता, सब उसको पगलवा बोलता था, कुछ मतलब नहीं था उसको, खाली पागल, कुछ सर ऐसे फटा पुराना कपड़ा है, ऐसे किताब, खाली किताब ही लेके घूमता रहता। अच्छा सब कहता था पढ़ता लिखने खाली शौक करता है। आईएएस का 5वां अटेम्प्ट जब निकला तो सर तोड़ ताड़ के निकाल दिया। तो आप किसी को उसके हालात पे जज तो कर ही नहीं सकते ना, और अगर जज कर रहे हो तो बेवकूफ आप हो। वो फोकस्ड था कि हमको वही करना है भाई, जीवन में कुछ करना ही नहीं, यही है, तो निकाल लिया। तो कहने का लॉजिक है चलते फिरते घूमते समझ में आना चाहिए। बहरहाल आगे आते हैं। अब आपको मुझे 2 कॉन्सेप्ट एक ही साथ निपटाना है। मुझे आपसे जब बेसिक लावा मैं पूछ रहा हूं और स्प्रेडेड पूछ रहा हूं तो एक बात सही से जवाब देना, कौन पूरा क्या, सॉरी फैला हुआ है पूरा? अच्छा वो फैलेगा तो उसमें बताना जरा कि कन्वर्जेंस हुआ होगा, डाइवर्जेंस हुआ होगा? डाइवर्जेंस हुआ होगा। अब ये बात आपको समझाने में ना मुझे समझने में भाई 7 दिन लगा था, मैं सच्ची बता रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे जिस तरीके से समझाया गया था वो अलग लेवल से समझाया गया था। जो उस क्लास के जो टॉपर हुआ करते थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो रैंक है ऑलरेडी सीनियर्स हैं, ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं, तो उन्होंने जो समझाया तो सर उनका लेवल आईक्यू भाई हाई था, सीनियर थे, वो पढ़े हुए थे, उन्होंने मुझे भी बता दिया वैसे। मैं बोला ठीक है, बात मुझे समझ में आया कि अपने आप को देखना है कि हम कैसे समझ सकते हैं चीजों को, किसी दूसरे को देख कर हम नहीं लग सकते। तेरे को समझ में आएगा तो हम भी हाँ में हाँ मिला दे, हमको भी समझ में आएगा, वो सब काम नहीं है। मुझे नहीं आता तो 10 बार सीखूंगा, 20 बार सीखूंगा, मुझे कोई सर्व नहीं है। और तब मैंने देखा, तब मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे नहीं समझ सकते अपन। तो याद रखिएगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सिर्फ जैसे याद रख लीजिएगा तो लावा भी याद आ जाना चाहिए, एसिडिक और बेसिक ये भी याद आना चाहिए कि किसका शेप परफेक्ट होगा, किसका शेप परफेक्ट नहीं होगा। ओवरऑल मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूं, उससे पहले बेसिक लावा में लिखो 1-2 चीज, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए तो लिखिएगा कुछ बात, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला, अब एक केस बना लीजिए, केस 1 लिखिए पहले। केस में करा देता हूं केस 1 ताकि करके इजी हो जाए। केस 1 में लिखिए सेंट्रली इरप्शन एंड एसिडिक लावा। केस 1 में क्या लिखिएगा? सेंट्रली इरप्शन एंड एसिडिक लावा। तो सेंट्रली एंड एसिडिक मतलब जब सेंट्रली भी हो और दूसरा क्या हो, एसिडिक भी हो, ठीक है? सेंट्रली और क्या हो, एसिडिक हो, तो क्या क्या लिख लीजिए। ऐसे लिखने के बाद सेंट्रली एसिडिक में पहला लिखिएगा डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप का मीनिंग समझ रहे हैं ना? एक उसका अच्छा मतलब एक अच्छा ऐसा आकार है जो सिस्टमेटिक हो, जो आकार समझ में आता हो, आरा टेढ़ा ना हो, एक फिक्स आकार हो। दूसरा लिखेंगे डेफिनिट शेप के बाद दूसरा। अब क्या क्या लिख सकते हो इसमें? क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा, और ये वर्ड ज्यादा यूज करता है, मोर क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन का मेरा मीनिंग यहीं पे सेम चीज है कि जो एक टाइप के मिनरल से बना हो और जिसका शेप भी फिक्स हो। फिर से बोल रहा हूं, जो एक टाइप के मिनरल से बना हो, खनिज से,
और जिसका शेप भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। तो एसिडिक का क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा कि बेसिक का? एसिडिक का। तो एसिडिक लावा भी जहां लिखे भी होंगे वहां पे भी वो डाल लेना या यहीं पे डाल लेना कि दिस विल मोर क्रिस्टलाइन। मोर क्रिस्टलाइन जब सेंट्रली इरप्शन हो एंड एसिडिक हो देन मोर क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, आगे केस 2 लिखना। केस 2 में लिखेगा सेंट्रली एंड बेसिक लावा, सेंट्रली इरप्शन एंड बेसिक लावा के, और गैप जरूर छोड़ना इसमें। केस 1 में भी जरूर गैप छोड़ के रखना और कुछ उसमें ऐड होता जाएगा। ईमेल लिखना जरूरी है कि छोड़ना? क्या क्या? ईमेल लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है, जरूरी। तो आगे नेक्स्ट जो भी उसमें लिखा है सब जरूरी है। नेक्स्ट आगे सेंट्रली और क्या बोला हूं, बेसिक लावा ना, ठीक है। तो सेंट्रली एंड बेसिक लावा लिखिए। सेंट्रली एंड बेसिक लावा हो तो क्या होगा सर, सबसे पहले क्या लिखिएगा कि कौन कौन सा बनेगा, कोनिकल बनेगा कि स्प्रेडेड कोन बनेगा? स्प्रेडेड कोन। तो उसमें कोन जरूर बना लीजिएगा, इसको सील्ड कोन मतलब ऐसे करके बना लीजिएगा। इस वाले केस में भी बना लीजिएगा, इसमें सीधा बनाइएगा ऐसे यूं पूरा ऐसे, और उसमें बनाइएगा केस 2 में तो कैसे बनाइएगा, नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे करके स्प्रेडेड बना लीजिएगा, थोड़ा स्प्रेडेड यूं, अरे इसका ही स्प्रेडेड बना लीजिएगा ताकि वो समझ में दिमाग में रोज नहीं होता है सांप का छत्ता की तरह, वैसे ही कुछ, और ऐसे करके फैला लीजिएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सील्ड कोन। सील्ड कोन जो सील्ड मिलता है, अभी तो ऐसे भी ठंड के समय में टूर्नामेंट खूब चलेगा, अभी इधर ठंड के समय में चलता है। इधर जो ठंड जैसे स्टार्ट होगा भाई, मतलब काम, अगर मम्मी बोली काम के लिए किसी चीज को ना बच्चों को काम नहीं करेगा वो लड़का है स्पेशली, लड़की तो चलो ठीक है अलग है, लेकिन जैसे ही उधर से फोन आएगा भाई सेमीफाइनल बाज स्वरूप पीछे मैं तरफ के आएगा अच्छा पापा बोले हैं कि चल गए घरे आ जा ना टांगा लेकिन फिर भी भाई इतने के बावजूद भी वो पहुंचेगा। अच्छा उसके बाद आगे डायलॉग मारता है, दोस्त के लिए कुछ भी करे, मम्मी के लिए नहीं करेंगे, दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे। अभी का टूर्नामेंट का सीजन है, अभी खूब चलेगा अभी चारों तरफ, तो आप लोग को पहले बता दो उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। इधर टूर्नामेंट कम होता है, मारपीट ज्यादा होता है जल्दी कुछ हुआ विकेट उखाड़ के पीठ पड़ दिया, बराबर हो गया। अच्छा जिसने अरेंज किया था, मतलब जिसने अरेंज किया था उसको, उसने मैनेजमेंट इस ढंग से किया कि खुद ही रख लिया अपने पास वो कहीं गया भी नहीं, आपसे इंटरव्यू भी ले लिया, मारपीट हुआ और फाइनल भी वहीं के लोकल टीम ने जबरदस्त अपने पास ही रख लिया। मतलब गजब चलता है इधर का। खैर कोई बात नहीं। तो पहला केस 1 में मैंने बोला मोर एसिडिक, जब एसिडिक ज्यादा होगा तो शेप कोनिकल होगा कि स्प्रेडेड होगा? कोनिकल होगा, मतलब बहुत ज्यादा कोनिकल होगा। उसके बाद स्प्रेडेड कहाँ होगा? केस 2 जब सेंट्रली हो और क्या हो, बेसिक लाओ, सील्ड कोन बनेगा। कौन सा कोन? सील्ड कोन। क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि सील्ड कोन बनने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो सील्ड कोन बनने के लिए एक तो सेंट्रली होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए जनाब? बेसिक एसिडिक। बेसिक, ये दिमाग रखना है आपको, बेसिक और सेंट्रली होना चाहिए। अब केस 3 लिखिए। केस 3, अच्छा कोई बताएगा केस 3 क्या बन सकता है? आइडिया लगा सकते हो कुछ? एनीवन? सोचो सोचो। केस 3 कुछ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैंने अभी 2 चीज बोला था आपको, जैसे नॉर्मल समझिए, एक बोला था सेंट्रली इरप्शन और दूसरा बोला था फीजर इरप्शन। तो अगर सेंट्रली है और दूसरा क्या है, फीजर है, जस्ट समझिएगा उसको आराम से कॉन्सेप्ट वाइज। तो अगर फीजर है तो फीजर में आपको नॉर्मल समझिएगा कि फीजर के साथ भी तो हो सकता है एसिडिक और दूसरा क्या, बेसिक। अरे ये सुनो, तो पहला कंडीशन जैसे बोला कि सेंट्रली है और एसिडिक है, सेंट्रली है और बेसिक है। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं, फीजर है और एसिडिक है, और फिर उसके बाद इधर कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, फीजर है और बेसिक है। लेकिन रुक जाना, चलो पहले लिख ही लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं और तब देखते हैं एहसास करके आप सही बताते हो कि गलत बताते हो। पहले लिख लो। सर बैच कोड उसको नहीं, अच्छा इस वजह से सब वो छोड़ दो, ठीक है सर, हो गया। चलो ठीक है, आप रख लो, मैं लिख लूं। अब फिर मुझे ध्यान से बताइएगा, इधर मैंने बोला लेट्स इमेजिन करिए फीजर है। क्या है? फीजर। तो बताना मुझे क्या फीजर में ये पॉसिबिलिटीज है
कि एसिडी क्लावा होने का चांस है कि नहीं है? आप पहले बताना सर। फीजर का मीनिंग क्या है? डाइवर्जेंस। वो डाइवर्जेंस के कारण बन रहा है। अच्छा, जब डाइवर्जेंस के कारण बन रहा है, चीजों को ध्यान से समझना, तो ये बात तो तय है कि अगर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, देन डाइवर्जेंस क्रिएट होने में एसिडिक लावा का इतना स्लो मूवमेंट है, तो कैसे निकल पाएगा इतना जल्दी? फीजर जब भी होगा तो फीजर का केस में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस क्रिएटेड है, क्या सुन रहे हैं आप? तो डाइवर्जेंस क्रिएटेड है तो फिर उसमें एसिडिक लावा इतना स्लो स्लो कहां से निकलेगा? क्योंकि ऑलरेडी डाइवर्जेंस क्रिएट होकर पूरा क्रिएट हो चुका है, तो उसमें तो ऊपर वही आ पाएगा जिसमें दम हो, अरे है ना, जिसमें इंटेंसिटी हो, और आ कौन पाएगा? बेसिक लावा। तो फीजर में एसिडिक का होना बहुत नगण्य रूप से, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस है, लेकिन फीजर में बेसिक का ज्यादा चांस है। अरे क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? फील करना, क्योंकि सर फीजर का मतलब ये डाइवर्जेंस, एसिडिक का इतना स्लो मूवमेंट है कि सर डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया एक, तो जैसे क्रिएट हो गया वो तो और ऊपर से चीजें नीचे आने की कोशिश करेगा, और जब नीचे आएगा तो कहां से आएगा? एक तो ऐसे ही स्पीड स्लो, ऊपर से और ऊपर से आकर मार दिया उसको। लेकिन डाइवर्जेंस में बेसिक का स्पीड क्या है? तेज। कितना भी कोशिश किया, इतना तेज जो आया उड़ा के लेके चला गया। तो इसलिए दिमाग में क्या रखना है सर कि जब भी डाइवर्जेंस होगा तो डाइवर्जेंस के साथ फीजर होगा, और फीजर जब भी होगा उसके साथ हमेशा क्या होगा? बेसिक लावा होगा। एसिडिक लावा का चांस बहुत ही कम है, जो कि ना के बराबर है। तो पहले आप एक केस लिखिए, पहले केस 3 लिखिए। केस 3, तो केस 3 में लिखेंगे क्या लिख लोगे? फीजर लिख लोगे, फीजर। ठीक है, फीजर लिख लेना। और फीजर के साथ दो चीज लिखना। तो फीजर जब भी होगा वो डाइवर्जेंस के कारण होगा, कन्वर्जेंस के कारण? डाइवर्जेंस के कारण। तो लिखो फीजर और उसके बाद लिखो डाइवर्जेंस। हाँ, केस 3 में फीजर और डाइवर्जेंस। और एक काम करो, इसको यहीं तक रुकना, क्योंकि अभी मुझे 2-3 चीज और बताना है, तो रुक जाना अभी यहीं पे। जहां तक बताऊं वहीं तक रुक जाना, क्योंकि फिर टफ हो जाएगा। एक क्लास और लूंगा, एक क्लास और अच्छे से करूंगा, पहले सुन लो, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। जहां तक यहीं पर रख देता हूं, क्योंकि अभी आपको एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव का बताना है। 1 मिनट, एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव का बताना है, तो उसमें आपको लैंडफॉर्म्स का नाम अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग नाम आएगा, वो नाम लिखवाना है, इसीलिए यहीं तक रखते हैं अभी इंट्रूसिव वाला। पहले सुन लो 2 मिनट। आप देखो, मैं पढ़ा रहा हूं जो भी सब्जेक्ट यहाँ तक जो आया है, जो टॉपिक, इस टॉपिक में पूरा पीछे का सब यूटिलाइज होता चला जाएगा। कन्वर्जेंस में उतना पहले पढ़ाया, उसका इस्तेमाल फिर नेक्स्ट क्लास में होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बात समझ के रखना है कि रिवीजन करते रहना है। फिजिकल ज्योग्राफी में रिवीजन, अच्छा जब आपको समझ में आएगा तो पढ़ने का मन स्वाभाविक करता है। जब समझ नहीं आएगा तो कितना भी कोई बोल के रख ले, कोई माइकलाल आपको पढ़ा नहीं सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? वो भी ठान के रखा है, पढ़ा के दिखाओ दम तो। मेरी बात समझ में, वो भी मान के रखा है। आपको बस थोड़ा सा लाइटली चीजों को लेते हुए याद ध्यान रखना है कि रिवीजन करते रहिएगा। घर पे जाकर रिवीजन किए थे फिजिकल ज्योग्राफी हर दिन, और पीछे जो भी पढ़े हैं वो हर दिन पलटते रहना चाहिए। उसका एक बहाना ढूंढते रहिए कि कोई भी चीज जैसे यहाँ रिवाइज करते चले जाइए। सुनिए इधर, जो पढ़ाया हूँ फिजिकल ज्योग्राफी का सुन लो, क्या क्या पढ़ा दिया अभी देख तो, टाइम भी अभी पता नहीं चलेगा, कितना चीज निकल जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। शुरुआत से हम लोग शुरू किए थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सीजन और टाइम, और जिनको बताया था लॉन्गिट्यूड, सब तो क्लियर अलग है। दूसरा हमने जब अर्थ इंटीरियर शुरू किया था, तो याद करो हम लोगों ने क्रस्ट मेंटल कोर शुरू किया, एस्टिनोस्फीयर, मेसोस्फीयर वगैरह क्रिएट किया पूरा, उसका डिटेल पूरा अलग चल गया। उसके बाद हम लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर और उसका थ्योरी, जिसमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उससे पहले हम लोगों ने क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो उसके बाद फिर इस तरीके से स्लो मूवमेंट कन्वेक्शन आया, हैरी हेस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया। उससे पहले कौन नाम था? आर्थर होम्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया। अच्छा, उधर अर्थक्वेक और रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ और सारा कुछ उसमें दिमाग में आपको रख लेना है, क्या था हाइपोसेंटर वगैरह। एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। आगे जब आओगे तो नेक्स्ट टीम पे आए तो सर हमने स्टार्ट किया कहाँ से? यहाँ से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्रिएट होते होते ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग लेवल पे आ गया, क्योंकि अब लावा पे आ गए। लावा एसिडिक या बेसिक होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट अलग चलेगा। अब सारा का सारा कुछ जैसी लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा सब मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए जितना अच्छे से रिवीजन करते जाओगे करते जाना। अब लास्ट में बोल रहा हूँ, सुन लो। इरप्शन 2 टाइप का, कौन कौन? सेंट्रली और फीजर। एक सेंट्रली और एक फीजर हुआ। सेंट्रली कन्वर्जेंस के कारण होगा, डाइवर्जेंस के कारण? कन्वर्जेंस। फीजर किसके कारण? डाइवर्जेंस। मैंने एग्जांपल भी बोला था आपको, CCFD, सेंट्रली कन्वर्जेंस, फीजर डाइवर्जेंस। तो सर फीजर किसके कारण हो गया? डाइवर्जेंस।
डाइवर्जेंस के कारण जब भी होगा तो सर क्या बनेगा, वही बोला मिड ओशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग। डाइवर्जेंस जहां है वो फैलाव करते जाएगा, जो अटलांटिक बना है वो। मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद जब आया तो सेंट्रली को हमने जोड़ दिया लावा के साथ। लावा दो टाइप का है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक उसको बोलते हैं जिसमें सिलिका का मात्रा ज्यादा की कम, ज्यादा, अदर का कम। अब सब सिलिका का मात्रा ज्यादा तो विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा, तो हाई विस्कोसिटी। और हाई विस्कोसिटी को और एक टाइप के मटेरियल्स अगर ज्यादा हैं तो सर क्रिस्टलाइन में क्या होगा, ज्यादा। और जब क्रिस्टलाइन ज्यादा होगा तो सर मूवमेंट मान लीजिए विस्कोसिटी ज्यादा था तो क्या होगा, स्लो। तो सर स्लो मूवमेंट, हाई क्रिस्टलाइन, हाई शेप्ड, एसिडिक लावा, बेसिक लावा। स्लो मूवमेंट क्योंकि सर वो अदर मिनरल से ज्यादा बना है, इसीलिए इस दुनिया में जहां भी ब्लैक सॉइल है, दुनिया में जहां भी काली मिट्टी है, वो बसाल्ट रॉक से बना है। और बसाल्ट रॉक कहां से बना है, बेसिक लावा से। और बेसिक लावा के कारण क्योंकि स्पीड फास्ट है, जिसके कारण उसका अदर मेटल्स का कंपोजिशन उसमें ज्यादा है, तो क्या बनेगा, ब्लैक सॉइल। यहाँ तक क्लियर है। आगे हमने फिर बात की सेंट्रली भी हो और एसिडिक भी हो तो सबसे सर डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक का मूवमेंट स्लो हुआ और स्लो होने के कारण चोकिंग क्रिएट होगा, और जब 5-10 साल बाद वो निकलेगा तो पूरा एकदम चीर फाड़ के बाहर आ जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि सर सेंट्रली और बेसिक हो तो सर स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। और कोन जो बनेगा वो क्या होगा, स्प्रेडेड होगा कि पूरा वर्टिकल होगा, स्प्रेडेड होगा। क्योंकि बेसिक लावा है तो क्या होगा, वो फैला हुआ होगा, उसी को सील्ड कोन बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। और यहाँ सर एसिडिक कोन जाएगा तो बिल्कुल ऐसा होगा। अब इसके अलग अलग नाम है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, यो मैं आपको कल बताऊंगा, फिर आप लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। बाकी अभी एटलस निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सेंट्रली